नमस्कार। बशीर बद्र का एक प्रसिद्ध शेर है, उन्हें कामयाबी में सुकून नज़र आया तो वे दौड़ पड़े, हमें सुकून में कामयाबी नज़र आई तो हम ठहर गए। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सुकून में कामयाबी नज़र आती है, और जिन्हें सुकून में कामयाबी नज़र आती है उन्हें सचमुच कहीं न कहीं अपने अंदर और इस सृष्टि में ईश्वर तत्व की भी साक्षात्कार होते हैं, उसके दर्शन होते हैं। और ऐसे लोगों से मिलना हमेशा आपको बहुत मज़ा देता है, बहुत आनंद देता है और आपको एक संपूर्णता का एहसास कराता है, कंप्लीटनेस। ऐसे ही एक व्यक्ति आज हमारे साथ हैं। सिरोही ज़िले के एक गांव से, एक कस्बे से आते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं और मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद कुछ समय बाद इस बात का एहसास उन्हें होता है कि वो इस काम के लिए तो बने ही नहीं हैं। और फिर वो खाक छानते हैं हमारे देश के शास्त्रों की, इतिहास की, पुराणों की, और न जाने कहाँ-कहाँ चले जाते हैं। हमारे इतिहास में चले जाते हैं, हमारे संदर्भों में चले जाते हैं, हमारे शास्त्रों में चले जाते हैं और खोज कर निकालते हैं चाणक्य की कहानी। और तब शायद किसी को विश्वास नहीं होता कि जिसने चाणक्य बनाई है वो एक एमबीबीएस डॉक्टर है, एक फुल फ्लेजेड डॉक्टर हैं। और सिर्फ वहीं रुकते नहीं हैं, इतिहासों के संदर्भ खोजते हुए कभी कर्ण की जीवन कथा पर, कभी शिवाजी की जीवन कथा पर लगातार ऐसे ऐसे पात्रों से देश का, समाज का परिचय कराने लगते हैं और उपनिषद गंगा के बहाने समाज का कहीं न कहीं प्रबोधन भी करते हैं। और इसीलिए ऑडियो विजुअल माध्यम से जुड़े होने के बावजूद देश उन्हें शीर्षतम संस्कृति पुरुष मानता है, संस्कृति का विचारक मानता है। ऐसे डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी आज हमारे बीच हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थोड़ी सी बात तो मैंने बताई कि आप सिरोही से आते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बताना चाहेंगे? लोगों को अक्सर आश्चर्य होता है कि मैं मेडिसिन छोड़कर यहाँ क्यों आया, पर मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि मैंने मेडिसिन कभी नहीं छोड़ा। इसलिए कि जहाँ भी मैं काम करता हूँ कम से कम 150 लोग होते हैं, कम से कम। उन सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं पहले दिन ही जाके घोषणा करता हूँ कि मैं किसी को भी बीमारी के नाम पर छुट्टी नहीं दूंगा, इसलिए कि मैं आपको देखूंगा। दूसरा, मेरी शिक्षा का जो मुझे सबसे बड़ा लाभ हुआ वो ये हुआ कि मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि मैं माइक्रोस्कोप लेकर आया हूँ। यदि आप मुझे कह देंगे कि ये फलां पुस्तक में लिखा है तो मैं मानूंगा नहीं जब तक कि मैं उसको देख नहीं लेता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर संदर्भ देखता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक मैं उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख नहीं लेता मैं उसको स्वीकार नहीं करता। तो मेरी जो शिक्षा दीक्षा थी, जो मेरी ट्रेनिंग थी, उसका बहुत फ़ायदा मुझे हुआ। और कई बार मैं लोगों से कहता हूँ कि देखो भाई, मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं एक स्थान पर बैठकर 6 घंटे पढ़ सकता हूँ, जिससे अक्सर हम लोग भागना चाहते हैं। तो चूँकि वहाँ की वो साधना रही है कि लगातार हम लोग को पढ़ना पड़ता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी मैंने पढ़ाई उस समय नहीं की, उसके बाद की, और वो सिलसिला आज भी जारी है। मेरा एवरेज, जिसको औसतन अगर आप घंटों में देखें तो 3 से 4 घंटे आज भी मैं पढ़ता हूँ। तो ये जो पढ़ने की जो आदत है वो तो ज़ाहिर तौर पर आपको इस तरफ ले आई, लेकिन क्योंकि ये बहुत सारे युवा इस प्रश्न को पूछेंगे और पूछते ही होंगे, उनकी तरफ से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। देखिए, एक सपना होता है आपके अंदर का सपना, और एक सपना है जो आपके माता पिता देखते हैं, आपका समाज देखता है, आपका परिवार देखता है, परिवेश देखता है। तो जो आपके परिवेश ने जो सपना देखा उसने आपको डॉक्टर बनाया, लेकिन आपको अपने सपने की खोज में कहीं और निकलना था। तो एक तो ये अंतर्द्वंद भी होगा, आपके अंदर भी एक कन्फ्लिक्ट होगा, और एक समाज के साथ भी कन्फ्लिक्ट होगा, आपके घर के बड़े बुज़ुर्गों के साथ कन्फ्लिक्ट होगा, आपके अपने परिवारजनों के साथ कन्फ्लिक्ट होगा। उस कन्फ्लिक्ट को कैसे आप परिभाषित करते हैं? मेरे बड़े भाई साहब का देहांत कुछ वर्ष पहले हुआ, और वो अपने देहांत के पहले भी मुझे ये कह रहे थे कि तुम क्यों इस इंडस्ट्री में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने अंतिम समय तक इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि सिनेमा या टेलीविज़न कोई बहुत अच्छा माध्यम है। और मेरे कुछ साथियों ने एक दिन हमारे प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री को कहा कि सर, ये देखिए, ये मेडिसिन छोड़कर नाटकों के पीछे भाग रहा है। तो उन्होंने तुरंत उनको रोका
और उन्होंने ये कहा कि जब जब हम लोगों ने ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति अपने विषय को छोड़कर पैशनेटली, रुचि के कारण, वो मेरी आर्थिक ज़रूरत नहीं थी, अगर दूसरे किसी कारण से जाता है तो वहाँ कोई मूलभूत परिवर्तन करता है। तो बोले इसको टोको मत, ये जहाँ जाना चाहता है इसको जाने दो, उससे भी हमारी फ्रेटर्निटी का ही फ़ायदा होगा। तो वो अभी भी, जैसा मैंने कहा कि 2 महीने पहले मैं 1150 लोगों के साथ काम कर रहा था, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, 400 पीछे, तो 1500 लोगों की। और मेरा रेफरल आज तक बंद नहीं हुआ। रेफरल यानी मैं स्कैन करता हूँ कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस डॉक्टर के पास इसको जाना चाहिए। जब हम दोनों यहाँ आ रहे थे तो भी मैं एक डॉक्टर से ही बात कर रहा था जिसने मुझे एक पेशेंट की रिपोर्ट दी। जी। तो ये बड़ा रोचक है और ये बहुत जान के खुशी हुई सच में कि आपने एक डॉक्टर के तौर पर अपना काम अभी तक जारी रखा है और लगातार जारी रहेगा, ये भी हम सोच सकते हैं। ये कब ख्याल आया, कैसे लगा आपको कि मुझे चाणक्य पे काम करना चाहिए? देखिए क्या होता है कि लोग अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी ऐसा अपने जीवन में कदम उठाते हैं तो वो पॉपुलर चीज़ों की तरफ जाते हैं, जिसमें आप एक अपने आप को सेफ, सुरक्षित महसूस करते हैं, उस तरफ जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है जिस समय आपने चाणक्य की परिकल्पना की थी उस समय ये कोई बहुत पॉपुलर, बहुत सेफ, बहुत लोकप्रिय चीज़ नहीं थी। इट वाज अ ग्रेट रिस्क। तो ऐसा क्यों लगा कि आपको ये रिस्क उठानी चाहिए? उन दिनों मुझे याद है 86-88 के आसपास हम लोग नाम का एक धारावाहिक आ रहा था जो बहुत ही पॉपुलर हुआ। मुझे आना था सिनेमा में, लेकिन सिनेमा के लिए आपको कोई प्रवेश द्वार चाहिए कि कैसे जाएंगे। और ख़ास तौर पर जब आप विज्ञान की पढ़ाई करके आ रहे हो और अचानक आप जाके किसी को कहेंगे कि मैं निर्देशक बनना चाहता हूँ, लेखक बनना चाहता हूँ, तो वो सहज स्वीकार्य नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगा हम लोग देखकर, और तब तक रामायण आ गई थी, मुझे याद है 88 में रामायण आ गई थी। हम लोग देखने के बाद मुझे लगा कि ये भी एक माध्यम हो सकता है, ये नया माध्यम है, मुझे अपनी शुरुआत इस नए माध्यम से करनी चाहिए। तो मुझे याद है 7 अप्रैल 1986 मैंने दूरदर्शन मंडी हाउस में अपना प्रपोज़ल इसका दिया, जो प्रपोज़ल रिजेक्ट हो गया। दूरदर्शन ने कहा कि इस कार्यक्रम की हमको आवश्यकता नहीं है, पर ये आपकी प्रतिभा या आपके कार्य पर रिफ्लेक्शन नहीं है, हमारा उस पर कोई मत नहीं है। तो मैंने उनसे पत्रों में विवाद किया कि इस चुनाव का आधार क्या है। यदि टीपू सुल्तान बन सकता है, अकबर द ग्रेट बन सकता है, तो ये कौन तय करता है कि चाणक्य नहीं बनेगा। और फिर वो एक लंबे मेरे विवाद का, जिसको मैं संवाद कहता हूँ, उनसे सिलसिला जारी रहा। और बाद में उनको लगा कि ये कोई बहुत गंभीर व्यक्ति है, तो उन्होंने मुझे उसकी स्वीकृति दी। परंतु आपका प्रश्न था कि मैंने ये क्यों किया। जी। जब मैं पढ़ रहा था, या हम लोग जब भी इस क्षेत्र में काम करते हैं, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए कोई बाहर से आएगा, कोई बहुत बड़े परिवार से आएगा, कोई बहुत धनाढ़ व्यक्ति, बहुत धनी व्यक्ति होगा। जबकि मैंने देखा कि इतिहास में जितने बड़े परिवर्तन हुए वो बहुत सामान्य लोगों ने किए। यानी वो असाधारण प्रतिभा के धनी थे, लेकिन उनकी स्थितियां बड़ी सामान्य थी। हम लोग ये मानते ही नहीं है कि इस देश में कोई परिवर्तन कोई एक किसान, कोई एक मजदूर लाएगा। तो मेरे दिमाग में एक बिंब बैठा हुआ था कि ये देश क्यों नहीं स्वीकार करता है कि जिस किसान के दलदल में पैर हैं, जो धूप में खड़ा है, परिवर्तन वहाँ से भी आ सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपके पास एक महान संकल्प हो, महान उद्देश्य हो। महान उद्देश्य तय करेगा कि आपका पराक्रम कितना बड़ा होने वाला है। तो मैंने ज़ाहिर है ढूंढना शुरू किया कि ऐसा कौन सा इस देश में व्यक्ति हुआ जिसने सिर्फ संकल्प के बल पर भारत को बदला। तो ये श्रृंखला बहुत लंबी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भारत को अलग अलग समय में बदला है, और उसमें मुझे लगा चाणक्य एक व्यक्ति है। और वो इसलिए लगा कि मेरी कोई कल्पना नहीं थी, मुझे कोई काल विशेष नहीं मालूम था। मुझे लगा था कि राजस्थान के गाँव में शूटिंग हो जाएगी, लेकिन जैसी मेरी आदत रही है, मैंने तय किया कि आर्किटेक्चर पर पुस्तकें देखता हूँ कि इसमें कौन सी पुस्तकें हैं। तो मैं एशियाटिक सोसाइटी गया, वहाँ मैंने एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर पर देखा, तो मुझे पर्सी ब्राउन की किताब हाथ में लगी। पर्सी ब्राउन।
महत्वपूर्ण जो सेमिनल वर्क है, ये seminal आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक हाँ, हाथ में लगी, तब मुझे ध्यान में आया कि इसका तो पूरी वास्तु इसकी जो है पूरी वो अलग है। उसके बाद कॉस्ट्यूम, आर्ट ऑफ वॉर, जो भी अनुषांगिक विषय हो सकते हैं काल विशेष के, वो सब मैंने अध्ययन कर डाले थे। और यहाँ पर ये डॉक्टर काम आता है, माइन्यूटिंग, माइन्यूट डिटेल। बिल्कुल ठीक बात। यानी मुझे याद है सीरियल में मैंने सिकंदर और पोरस के बीच में, पर्वतेश्वर के बीच में जो युद्ध हुआ है उसकी एक डेट भी दी थी। ये अनुमानित डेट है। तो कुछ स्कॉलर्स ने मुझे पूछा कि ये डेट आपको कहाँ से मिली, तो मैंने उनको बताया कि J.W. मैक्रेंडल ने जो इन्वेजन ऑफ इंडिया का अनुवाद किया है, फुट नोट में एक जगह उन्होंने ये प्रोबेबल डेट दी है। अक्सर लोग फुट नोट को पढ़ते नहीं हैं, मैं फुट नोट को भी पढ़ता हूँ। लेकिन एक ये जो बात आई, आपने चूंकि 1986 का जिक्र किया, इसलिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि 1986 में आप दूरदर्शन में गए और आपने कहा जैसा का वातावरण था, आप टीपू सुल्तान पर सीरियल बना सकते हैं, अकबर पर सीरियल बना सकते हैं, पर चाणक्य पर बनाने के लिए अनुकूलता है या नहीं, ये भी दूरदर्शन वाले उस वक्त तय नहीं कर पाए। ये क्या उस समय की कुछ सामाजिक मनोदशा को भी रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा आपको लगता है क्या? मुझे लगता है कि उसके बाद आप जानते हैं कि बड़ा विवाद भी हुआ था कि सरकार ने उसको प्रतिबंधित भी किया था, और एक ऐसा था कि ये हिंदू मानस का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा उनको लगा। अब मेरा ऐसा मानना नहीं था, मेरे मन में तो ये विचार कभी आया ही नहीं था। मैं तो एक राष्ट्र, एक राष्ट्रीयता, उसका उद्गम कहाँ से होता है और कैसे वो हम सबको जोड़ के रखती है, मैं तो उसको देख रहा था। तो तब बात समझ में आई कि अलग अलग दिमाग में अलग अलग विचार होते हैं। वहाँ भी उस समय ऐसा ही एक नैरेटिव था कि चाणक्य जो है, जहाँ प्राचीन भारत पर आप जाते हैं, जैसे मुझे याद है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी उस समय श्री श्याम बेनेगल का बहुत ही अभूतपूर्व धारावाहिक आ रहा था, लेकिन चूंकि वो सरकार के द्वारा स्वयं प्रायोजित था, वो अपने कांग्रेस अपने सेंटेनरी सेलिब्रेट करने के लिए वो उसको बना रही थी, पर इस समय उस पर उनका ध्यान नहीं किया। और वही नहीं, मैं यहीं नहीं रुकूंगा, उसके बाद भी मैंने प्रयत्न किया था कि चाणक्य के बाद क्या करना चाहिए जी। तो मैंने कालिदास की, एक महान कवि जो साहित्य को कैसे एक नई दिशा देता है, आपको जानकर हैरानी होगी, इसका हम लोगों ने पायलट बनाया था। वो पायलट एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, दूसरे कार्यालय से तीसरे कार्यालय तक, और आज तक मुझे ये उत्तर नहीं मिला है कि ये हम अप्रूव नहीं कर रहे हैं। ये बात और है कि फिर हम लोगों ने छोड़ दिया कि हम किसी और माध्यम में उसको देखेंगे, परंतु ये समस्या थी उस समय, और इसलिए जैसा मैंने कहा कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। मुझे आश्चर्य भी उस समय भी हुआ और अभी भी होता है कि क्या किसी ने वाकई इसको पढ़ा था। मुझे लगता है कि उस वक्त ये मेंटल ब्लॉक कि इसके आगे हमको सोचना ही नहीं, और जाना ही नहीं। एक समस्या उनको और भी होगी कि ये कौन है चंद्र प्रकाश द्विवेदी। ये भी है। क्योंकि उस समय बड़े बड़े लोग धारावाहिक बना रहे थे, और यदि आपको याद हो तो उस समय ऐसा भी हुआ था कि जो हमारे बहुत प्रसिद्ध निर्माता थे, उन्होंने एक आवेदन दिया था सरकार को कि हम लोगों से पायलट क्यों बनवाए जा रहे हैं, पायलट एपिसोड। हम लोग सब अपनी विधा में बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, देश हमको जानता है। तो जो नए फिल्मकार थे, जो नए टेलीविज़न में काम करना चाहते थे, उनको लगा कि यदि सरकार इस बात को स्वीकार कर लेती है कि इनको पायलट क्यों बनाना चाहिए, तो हम इसमें पिछड़ जाएंगे। तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने सरकार को पत्र लिखा कि यदि नए लोगों को मौका नहीं दिया जाता तो आपको चाणक्य नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका जो दर्शन था, विशेष करके चाणक्य को लेके, और जिसके बारे में बहुत सारी चर्चा हुई, राष्ट्र, समाज, धर्म, इन सारी बातों को लेके, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सारी बौखलाहट या उन सारे प्रश्नों को 1986 का भारतीय समाज शायद देखने की स्थिति में नहीं था, या देखने की स्थिति में होता तो भी शायद वो उतना साहस नहीं कर पा रहा। मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि भगवा ध्वज को लेकर बड़ा विवाद हुआ। कुछ लोगों ने लिखा कि इसकी ऐतिहासिकता क्या है कि उस समय चंद्रगुप्त की सेना के पास भगवा ध्वज था। तो मैंने उनको पत्र लिखकर पूछा कि मान लीजिए मैं भगवा हटा देता हूँ, आप मुझे बता दीजिए मैं कौन सा ध्वज यूज़ करूँ। यदि मैं लाल इस्तेमाल करता हूँ
तो आप उसको किसी एक अलग दल के साथ देखेंगे, हरा करता हूँ तो उसको आप किसी और एक समुदाय के साथ देखेंगे। पर उस समय चूँकि प्रतिबंधित हो गया था सैफरन फ्लैग की बदौलत और हर हर महादेव इसके नारे की, हर हर महादेव का नारा उस समय कहाँ था। जी। और तब फिर वापस जो मेरा डॉक्टर था उसने वापस राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास, इस पर मैंने पुस्तकें थी, जाकर देखा तो पता चला कि भारत का ध्वज सैफरन होना चाहिए, केसरिया होना चाहिए, ये प्रस्ताव कांग्रेस ने ही रखा था। कांग्रेस ने रखा था जी। उसका एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है और बाद में किस तरह से उस प्रस्ताव को दरकिनार कर दिया गया। और आज भी लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा है कि केसरिया भी सिख समुदाय के आग्रह पर आया, वरना हिंदुओं का जिसे रंग माना जाता है वो लाल है। लाल है जी। लेकिन उस बड़ी लंबी चर्चा है और बाद में ये भी उसमें रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम रंगों के साथ किसी भी जाति, किसी भी समुदाय को नहीं जोड़ेंगे। यानी जो सेकुलराइजेशन ऑफ कलर्स जो हुआ था, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात तो थी कि वो जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, परंतु आज जो बात छिड़ी है तो ये देश को और जो हमारे दर्शक उनको ये बताना कि नहीं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होगा, ये प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा ही आया था, जो उनके ही लोगों ने बाद में। ये जो भारतीय संस्कृति को हम बहुवर्णीय विविध रंगी कहते हैं, लेकिन उन रंगों को इस तरह से राजनीति में कहीं ना कहीं ले जाना और फिर हर एक रंग का प्रतिनिधित्व करना, इसके बारे में एक बहुत लंबी चर्चा। झंडों के रंग से क्या भारतीय संस्कृति को परिभाषित किया जा सकता है, या भारतीय संस्कृति उससे कहीं गहरे में, उससे कहीं गूढ़ बात कहती है, कहीं ज़्यादा गहराई से सोचने समझने का दर्शन भारतीय संस्कृति है, या दरअसल भारतीय संस्कृति की जीवन दृष्टि है, जीवन जीने की शैली है, या सिर्फ शक्ल है कुछ लोगों का। ये बहुत सारी बातें, बहुत सारी सवाल हम सब के जहन में रहते हैं, लेकिन जिनसे वो व्यक्ति स्वयं जूझता है, वो व्यक्ति वो है जो उसे किसी न किसी माध्यम से प्रदर्शित करता है। जैसे डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने साहस किया चाणक्य बनाने का, उस समय जब ऐसा लगा कि शायद समाज इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है, या तैयार है लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहता। तो ये जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैं डॉक्टर साहब निश्चित तौर पर जानना चाहता हूँ कि ये जो हमारे आख्यानों को जो देखने की दृष्टि है वो आपने कैसे विकसित की। ये तो बहुत हमारे लिए कौतूहल का विषय है। पहले हम वो जानेंगे कि आपने वो दृष्टि कैसे विकसित की, क्योंकि देखिए आपकी एक वैज्ञानिक पढ़ाई हुई, मेडिकल का माहौल था, और मैं नहीं समझता कि आपको कहीं अलग से किसी ने इंजेक्ट किया हो कि इसको आप ऐसे, तो ये तो दृष्टि आपने अपनी तरह से विकसित की। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमें आख्यानों को इस तरह से देखना चाहिए? मेरे पिता संस्कृत के प्रोफेसर थे, तो मैंने कठोपनिषद या काव्य मीमांसा या इस तरह के संस्कृत साहित्य की जो अधिकतर पुस्तकें हैं, चूँकि वो प्रोफेसर थे, वो पढ़ाते थे, इसलिए मैंने देखी। कठोपनिषद एक दिन मैंने देख लिया, संस्कृत और हिंदी में था वो। इस तरह से बहुत सारे, कालिदास को मैंने उनको पढ़ते हुए देखा। मेरे भाई साहब वो लिटरेचर को लेकर एमए कर रहे थे, तो चंद्रगुप्त तो मैंने 8वीं कक्षा में पढ़ा था, प्रसाद जी का। तो कहीं ना कहीं वो मुझे परिवार से मिला, और जब मैं वो पढ़ता था तो उसका जो सौंदर्य था लेखन का, पहले मुझे बिंब समझ में आते थे, मैं इमेज क्रिएट करता था, तब मैं इतना गंभीर नहीं था, मुझे पता नहीं था कि मैं कहीं यहाँ जाने वाला हूँ। लेकिन मैंने देखा कि इतिहास में मुझे बहुत अच्छे अंक मिलते थे, और मैं इतिहास को आमतौर पर जैसे लोग बताते हैं वैसे अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं देता था। मैं उसको थोड़ा सजीव करने की, उसमें रस डालने की कोशिश करता था, और मुझे लगता है इसी का विस्तार हुआ। और जो अधिकतर लोगों को मैंने बताया नहीं या लोगों ने कभी मुझे पूछा नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि मैं सिनेमा में नहीं आया होता तो मैं पेंटर होता क्योंकि मेरा रंगों का सिलेक्शन पेंटिंग की बदौलत मुझे मिला था, और मेरे जो कला गुरु थे और जिन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ाया था, उन दोनों में इस पर बात हुई कि इसको क्या लेना चाहिए। उसका कारण ये था कि जो मेरे संस्कृत के आचार्य थे, उनको ये पता चला कि मैं संस्कृत के प्राध्यापक का बेटा, और वो मेरे पिताजी को जानते भी थे, तो उनको लगा कि मुझे संस्कृत ही लेनी चाहिए। और जो मेरे कला गुरु थे SB पोला जी, उनको लगा कि इसमें एक अलग तरह की बिंबों को लेकर प्रतिभा है, तो इसका विकास करना चाहिए। तो उन दोनों ने मिलकर इस पर बहस की कि देखो, क्यों तुम एक पढ़े लिखे परिवार के बच्चे को उस ओर ले जा रहे हो, पेंटिंग की ओर ले जा रहे हो जिसका कोई भविष्य नहीं है। तो उन्होंने मुझे ही पूछा कि भाई तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है।
तो मुझे लगा संस्कृत रोज रटना पड़ेगा तो मैं उसमें जाता हूँ जिसमें थोड़ी आसानी है। लेकिन चूंकि जब मैं ये आज कह रहा हूँ, मुझे मेरे जीवन में यदि जिसे कहते हैं कि कोई अफसोस है तो वो ये है कि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी। ये बहुत जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें बहुत बाद में समझ में आती हैं। मेरे पिताजी ने भी कभी आग्रह नहीं किया क्योंकि उनका संस्कृत शिक्षा के साथ अनुभव कोई बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने भी देखा कि विद्यार्थियों को उसमें रुचि नहीं, इसलिए शायद वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा कि उन्होंने हम 5 भाइयों में से किसी को संस्कृत नहीं पढ़ाई। और जैसे जैसे मैं इस ओर बढ़ने लगा, इतिहास की ओर बढ़ने लगा, और मुझे सबसे जो आश्चर्य की बात लगती थी कि ऐसी ऐसी अद्भुत रोचक जो कहानियाँ हैं उससे हमारा दर्शक वंचित क्यों है, क्यों, निश्चित तौर क्यों हम नहीं ले जा पा रहे हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश की तो पता चला कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि दादा साहब फाल्के ने जहाँ से शुरू किया था वो राजा हरिश्चंद्र से शुरू किया था। हरिश्चंद्र हमारे एक पौराणिक आख्यान है। और आज स्थिति ये है कि यदि आज किसी को जाकर आप कहें कि मैं राजा हरिश्चंद्र पर फिल्म बनाना चाहता हूँ तो वो आपका मखौल उड़ाएगा, आपका उपहास करेगा, क्योंकि हमारी ये जो सामाजिक मूल्य हैं जिनके लिए ऋषियों ने प्राण दिए, आज किसी को कहना कि एक दाधीच ऐसा भी था जिसने अपने अस्थियों का दान दिया तो लोग कहेंगे पागल था क्या। उसका कारण ये है कि हमने उनको समग्रता के साथ उनकी कहानी नहीं बताई है। जब वो समग्रता के साथ देखेंगे और उसके पीछे का आशय, तब उनको लगता है कि दे वर ऑल फाइटिंग फॉर वैल्यूज़। जैसे मैं बताऊं कि मैंने उपनिषद गंगा में हरिश्चंद्र धर्म को लेकर एक प्रकरण बनाया, तो कई दर्शकों ने मुझे पत्र भेजा कि पत्नी को बेचना ये कहाँ की सामाजिकता है, इसको आप कैसे आदर्श के तौर पर देख सकते हैं कि हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को बेच देता है। और वास्तव में ये सोचने लायक प्रश्न है। फिर मैंने उसका उत्तर दिया कि उसका आशय पत्नी को बेचने और खरीदने से नहीं है, उसके पीछे की भावना से। हो सकता है ये कहानी काल्पनिक भी हो, लेकिन जिस किसी ने इसकी कल्पना की है उसने अपने समाज में उस वास्तविकता को देखा होगा कि एक व्यक्ति कर मांगने में इतना ईमानदार है कि वो अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ता, कर तुम्हें देना होगा। यानी कि जब उस स्तर पर जाकर हम इसको देखेंगे तो इस कहानी के हमें दूसरे अर्थ मिलेंगे। तो मैं उन कहानियों का अर्थ ढूंढने निकला, तो धीरे 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 बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते गया तो मुझे आश्चर्य होता गया कि ये सारी बातें हैं और हम लोग इसको दिखा नहीं पा रहे हैं। और वो लड़ाई लंबी चली है। हाँ। जैसे आप जानते हैं कि 2002 में ही मैंने पृथ्वीराज लिखे थे जी। तब मुझे उसका कोई निर्माता नहीं मिला। 2018 में मुझे इस देश का सबसे बड़ा निर्माता मिला। समय बदल गया। उसी तरह से कई कहानियाँ जो मैंने उस समय चुनी थी, जैसे मैं खजुराहो पर फिल्म बनाना चाह रहा था। खजुराहो पर मेरा दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट था कि जिन्हें हम मिथुन शिल्प कहते हैं, एरोटिक स्कल्पचर्स कहते हैं, वो कैसा समाज है जो इसको स्वीकृति देता है। तो हमारे पूरे भारत की काम की अवधारणा क्या है, जो वैदिक काल से शुरू होकर 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी जो खजुराहो के निर्माण का काल है, उसमें हुआ क्या समाज में, उसको दिखाया जाना चाहिए। और उससे कई आश्चर्यजनक सत्य आपके सामने आएंगे और भारत कितना प्रगतिशील देश था ये आपके सामने आएगा। और डॉक्टर साहब वो सिर्फ एक जगह पे खजुराहो में ही था, एक ही नहीं है, कोणार्क में लगभग सभी मंदिरों में, सभी मंदिरों मतलब हम ये देखते हैं कि अक्रॉस दी ग्लोब भारत की पूरी परिधि में अलग अलग जगह पे आपको जी। और मज़ेदार बात यह है कि हम जिन्हें मंदिर की बाहरी दीवारों पर देखते हैं तो एक ऐसी धारणा बनी कि मंदिर के भीतर नहीं है। नहीं, मंदिर के भीतर भी है, उसका स्वरूप दूसरा है, वो सूक्ष्म स्वरूप में है। तो मुझे लगा कि इतना महान काम जो लोगों ने किया है ये हम लोगों तक, जैसे आज भी जब हम काम शास्त्र की बात करते हैं तो हमको कामसूत्र, लेकिन कामसूत्र उस परंपरा की एक पुस्तक है, वात्स्यायन उस परंपरा के एक लेखक है, जो परंपरा शुरू होती है नंदी से। और 19वीं शताब्दी तक हमारे देश में काम शास्त्र पर विज्ञान के तौर पर, सामाजिक विज्ञान के तौर पर उसको बार बार लिखा जाता रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब पिछले 2-3 वर्षों में लोग मुझे पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब कामसूत्र पर कुछ हो सकता है क्या।
तो मैंने कहा कि हो सकता है, तब मुझे खजुराहो बनाना था क्योंकि मेरा उद्देश्य उसी को प्रस्तुत करना था, पर अब मेरी प्रायोरिटी कुछ और है, इस समय मैं कुछ और कामों में व्यस्त हूँ। मैं ज़रूर इस पर देखूँगा, लेकिन बता नहीं सकता, लेकिन उसी तरह के विचार को लेकर आने वाले दिनों में एक फ़िल्म बन रही है जिसमें मेरी भी भागीदारी है। कहने का मतलब है जो उस समय पढ़ा था वो व्यर्थ नहीं हुआ। नहीं, लेकिन इससे एक बात मतलब प्रश्न एकदम से आता है मन में कि आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले कि जो संस्कृति को लेकर जो हमारा मूल्यबोध था और आज जो संस्कृति को लेकर हमारा मूल्यबोध है, हमारा मतलब मेरा समाज के, तो क्या कहीं आपको लगता है कि उस मूल्यबोध में बदलाव आ गया है, या हमारी दृष्टि कहीं विकसित हो गई है, या हम अभ्यस्त हो गए हैं? ऐसा क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि बदलाव भी नहीं आया है, हमने उस दृष्टि का विकास ही नहीं किया है। कैसे में एक पीढ़ी जो उस विचार आज़ादी के बाद की, जो तुरंत आज़ादी के बाद की पीढ़ी थी, वो अपने देश की संस्कृति और जीवन मूल्यों को लेकर, सामाजिक मूल्यों को लेकर बड़े सजग थी। पर उसके बाद की आप देखेंगे 90 के बाद की जो पीढ़ी आई, जिसके बहुत सारे कारण थे, हमारे समाज में बहुत परिवर्तन हो रहे थे, मीडिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, हमारे पास कम्युनिकेशन के नए माध्यम आ गए थे। हम लोगों को उम्मीद थी कि इसके साथ इसमें भी प्रगति आएगी, लेकिन वो उल्टा हो गया। हमने जो सबसे बड़ी गलती की है कि हमने अपनी कथाओं को, अपने शास्त्रों को अपने दर्शकों तक अलग अलग तरीके से ले जाने की कोशिश नहीं की। जैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैंने कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं की थी कि मैं कभी आपस्तंभ गृह सूत्र पढ़ूंगा। क्या लेना देना है, एक सिनेमाकार को भी कोई लेना देना नहीं। लाट्यायन श्रौत सूत्र आपके IGN से ही मैंने लिया था। और कारण क्या था? कारण मैं भारत में बाल काटने का इतिहास कब से है, उसको ढूंढने के लिए मैं इन सब गृह सूत्रों को देख रहा था। तो मेरा वो डॉक्टर बार बार कूद कर वहीं आ जाता है। ये भी है। अभी 64 कलाओं का जहाँ दर्शन हो रहा था, तो ये सारे कलाओं में सम्मिलित हैं, जिसको आप कहते हैं कि ये मॉडर्न सारी टेक्निक नहीं, मॉडर्न नहीं है, ये तो 2500-3000 साल पहले हमारे जो भी आप कल्पना कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी उसका आपको एक कार्बन प्रिंट अतीत में देखने को। ये जो 90 के दशक के लोगों की बात की डॉक्टर साहब, एक ऑब्जर्वेशन है मेरा, इसलिए मैं आपसे उस पर भी बात करना चाहता हूँ। एक पीढ़ी थी जिसने स्वतंत्रता का संग्राम देखा, भारत में स्वतंत्रता प्राप्त की, और फिर वो कार्य क्षेत्र में आ गए, राष्ट्र के निर्माण में जुट गए, जिस भी तरह से जुटे हों। लेकिन ये जो 90 के दशक की जो पीढ़ी थी, वो पीढ़ी थी जो उसने स्वतंत्रता का संघर्ष देखा नहीं था। उनको सब तश्तरी में मिला था। स्वतंत्र भारत में पैदा हुए, संघर्ष किया नहीं, और उस वक्त चूंकि नया भारत बन रहा था, इसलिए इनके व्यक्तित्व को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर मैं कहूँगा हमारी संस्थाएं फेल हुई हैं। हाँ, ये हमारी शिक्षा की संस्था, हमारी राजनीति की, मैं उसको एक सामाजिक संस्था मानता हूँ, वो फेल हुई है। क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी थी, परिवार भी फेल हुए हैं कि उनको अपने बच्चों को उससे बाकायदा बताना चाहिए था। जैसे कि कठोपनिषद मैंने 8वीं-9वीं कक्षा 13-14 वर्ष की उम्र में पढ़ा था, और उसको बाद में वर्षों के बाद मैं जाके उपनिषद गंगा में ले आता हूँ। आप ले आते हैं। कहीं ना कहीं वो मेरे अंतस में बसा हुआ है, और मैं उसका एक नया इंटरप्रिटेशन ढूंढ रहा हूँ। और जब कभी हम लोग और विस्तार से उस पर बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि इतनी मौजूद, इतनी कंटेम्पररी, इतनी आधुनिक बात जो यम और नचिकेता के संवाद हैं, वो आपको लगेगा तो बिल्कुल आज की बात कर रहा है। लेकिन हमने उसको उस तरह से प्रस्तुत नहीं किया। जैसे मैं, आप IGN से में आपने लंबे समय से अपनी सेवाएं दी हैं। कई बार मैं समझता हूँ कि अगर मुझे रिटायरमेंट के बाद कोई काम करना है तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने ये तय किया है अपने लिए, कर पाऊँगा कि नहीं, कि मैं रामायण और महाभारत में उनका संक्षिप्तीकरण करूँगा। तो उससे क्या तात्पर्य है कि जो सबसे ज़रूरी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गैर ज़रूरी भी है, लेकिन चूंकि अब लोगों के पढ़ने का अभ्यास नहीं रहा है, मैं वो सारे ड्रामेटिक कंटेंट को फोरग्राउंड में लाना चाहता हूँ। वरना आपको पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा लगता है कि आप पढ़ने, जैसे मैं अभी 4 दिन पहले ही मैं वापस महाभारत को देख रहा था, तो मैं अंग्रेजी में देख रहा था। मैं, आपको जानकर हैरानी होगी, मैं 5 मिनट भी नहीं पढ़ सका, इसलिए कि अर्थ बदल जाते हैं कई बार। तो मैं वापस संस्कृत हिंदी मैंने देखा। ये जो अपनी संस्कृति को लेके एक बीच का
दौर था जब एक न्यूनता बोध आ गया, और उस वक्त मुझे लगता है कि चाणक्य जैसी चीज़ों ने उसको बहुत अधिक मदद की कि वो एक बार फिर से अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी परंपरा के बारे में या अपने वैभव के बारे में ग्लोरीफाइड महसूस करे, एलिवेटेड महसूस करे, थोड़ा सा गर्व का एहसास हो, ये सारी बातें थी। ये न्यूनता बोध बीच बीच में क्यों हमें परेशान करता है? क्योंकि हम एक संस्कृति के एक बड़े ऐसे बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि ये जो बीच बीच में क्यों हॉन्ट कर देता है, क्यों आ जाता है न्यूनता आपने जो बोध? सवाल किया है ये मुझसे आज तक किसी ने नहीं किया। और यदि कोई मुझे पूछे कि मुझे कोई एक दय फिल्म बनानी है, तो वो फिल्म मैं बनाऊंगा कि आप में ये न्यूनता बोध क्यों है, जिस देश के शास्त्र आपको कहते हैं कि तुम स्वयं ब्रह्म हो। हाँ, उसके आगे जाके कहता है कि एकमेव द्वितीय ब्रह्म, आप में और मुझ में, हम दो नहीं हैं। ऐसे देश में ये न्यूनता का भाव कैसे आ गया, छोटा बड़ा कैसे हो गया, और इसके कारण क्या है? तो आपकी बात बिल्कुल सही है। हम सब में कहीं ना कहीं एक ऐसा भाव आ गया है कि मैं छोटा हूँ। इसलिए मैंने कहा चाणक्य में जो कहीं यही बात रही होगी कि सब सोचते हैं कि ये कोई बड़ा आदमी करेगा। अरे बड़ा आदमी कौन होता है? तो आपका जो प्रश्न है कि ये न्यूनता का भाव क्यों आया, इसका कारण मैं कई बार समझता हूँ वापस शिक्षा। हम लोगों के लिए बड़े गौरव और गर्व की बात हो गई थी कि मेरे परिवार में लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं। जी। अचानक इस देश को ऐसा लगने लगा कि जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, चाहे वो हिंदी हो, कन्नड़ हो, मातृभाषाएं हैं, उनसे बेहतर भाषा, मैं यहाँ भाषा का द्वंद्व नहीं देख रहा हूँ, ये हमारी हीनता की ग्रंथि थी। आज मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं वहाँ देखता हूँ कि परिवारों में इस बात की होड़ लगी है कि हम अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा ना सिखाएं और इंग्लिश जो उसकी भविष्य की भाषा हो सकती है उसमें उसको तैयार करें। मैं इसको भाषा के द्वंद्व के तौर पर भी नहीं देखता हूँ, मैं इसको एक खतरे के तौर पर देखता हूँ कि भाषा सिर्फ एक कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, भाषा के साथ सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और बिंब जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि रहट शब्द है। अब आपकी और मेरी पीढ़ी को रहट शब्द का क्या अर्थ है, और हमारे दिमाग में तुरंत रहट कहते एक बिंब आ जाएगा, लेकिन हमारी जवान पीढ़ी को रहट क्या है ये नहीं मालूम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैंने गूगल पर भी ढूंढने की कोशिश की कि मुझे उसके इमेज मिले, मुझे कुछ इमेज मिले, लेकिन जो इमेज मैंने अपने बचपन में देखे थे राजस्थान में वो नहीं मिले। जैसे कि मैंने आपके संस्थान को इसलिए अभी निकट अतीत में संपर्क किया था कि राजस्थान में सिरोही जिला में जो रबारी कम्युनिटी है, जो समाज है, उसके बालों के रखने की एक विशेष प्रणाली थी जो अब लुप्त हो गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी, मैंने लाखों इमेजेस स्कैन किए, लेकिन जो मैंने अपने बचपन में देखा, 74-75 में देखा, वो हमारे मानस से गायब हो चुका है। यही जो जिस न्यूनता बोध के ऊपर हम लोग बहुत चिंतित होते हैं बार बार कि परंपरा को लेके, हमारी संस्कृति को लेके या हमारे संस्कारों को लेकर भी, और संस्कारों को लेकर तो इतनी ज़्यादा उहापोह मची है, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से इन सारी चीज़ों को हैंडल किया है उस पर बहुत लंबी और बहुत आगे तक चर्चा होनी चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, हमारी तालीम कैसी हुई है, शिक्षा में हमने कौन कौन सी चीज़ों को जोड़ा है, कौन कौन सी चीज़ों से हम शिक्षा का पूरा एक आकार लेते हैं, आकार बनाते हैं। और इन दिनों तो शिक्षा पर और ज़्यादा चर्चा हो रही है। डॉक्टर साहब, अभी जो शिक्षा पर बात होती है तो शिक्षा और संस्कृति को कैसे जोड़ना, शिक्षा और संस्कृति का कैसे आपसी तालमेल हो, इन पर बात होती है। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि संस्कृति को शिक्षा से अलग ही क्यों किया जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। मैं नहीं समझता कि कब हुई, क्यों हुई। और आप चूँकि इतिहास के भी अध्येता हैं और हमारे पूरे शास्त्रों को भी आपने देखा, तो आपको तो मालूम ही है कि हमारे यहाँ तो कभी संस्कृति और शिक्षा अलग थी नहीं। जो विद्यार्थी है, जो गुरु गृह में रहता है, वो समाज में हर परिवार के सामने जाकर भिक्षा मांगता है। भिक्षा मांगना शिक्षा नहीं है, पर वो संस्कृति का हिस्सा है कि प्रत्येक परिवार के साथ उसका जुड़ाव हो और मैं समाज पे निर्भर हूँ, उसमें इस भावना का विकास हो। बाद में उसको इसी भूमिका में आना है, उसे जैसे वो गृहस्थ होगा उसे दूसरे ब्रह्मचारी को, और मुझ में किसी भी प्रकार का गर्व नहीं होना चाहिए।
तो अब आप इसको अलग कैसे कर सकते हैं? वो लगभग हमने हर वस्तु के साथ ऐसा कर दिया। और अब आज भी आप देखिए कि अगर किसी को पूछें कि ये संस्कृति भी क्या है, संस्कृति भी शिक्षा ही है। शिक्षा ही है वही। जो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, जो एक परंपरा चली आ रही है, जाहिर सी बात है समाज जैसे जैसे बदलता है उसके साथ परंपराएं भी बदलती हैं। कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं, कुछ जो समय के साथ बदलते हैं। तो जो हमेशा जैसे वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जैसा हम कहते हैं, या इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है कि जो भी समाज के लिए उपयोगी नहीं होगा, हमारे लिए व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं होगा, वो नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल। एक सीधा सा सिद्धांत है। अब समझ में नहीं आता है कि कई बार कि शिक्षा और संस्कृति को दो अलग वस्तुओं के तौर पर, वो दोनों एक दूसरे की पूरक नहीं, मैं तो कहता हूँ वो दोनों एक ही हैं। एक ही है। संस्कृति का भी अर्थ ले लिया कि आपको थोड़ा सा म्यूजिक, थोड़ा सा डांस, थोड़ा सा ये उसके एक्सप्रेशंस हैं। हाँ, ये उसके लार्जर एक्सप्रेशंस हैं, expressions। पर इसको हम संस्कृति तक सीमित नहीं कर सकते। तो यही दिक्कत हुई, और पूरी की पूरी जो व्यवस्था है उसमें संस्कृति का भी अर्थ यही ले लिया गया। कल्चरल प्रोग्राम यानी डांस, बस ड्रामा डांस तक आपको सीमित कर दिया और वो कल्चरल प्रोग्राम हो गया। संस्कृति के व्यापक परिदृश्य को समझने के लिए आप समाज को क्या दृष्टि देना चाहते हैं कि कैसे संस्कृति को समझें? दरअसल शिक्षा के लोग भी, जैसे आप मेडिसिन के विद्यार्थी हैं, तो क्या ज़रूरी है कि आपको संस्कृति नहीं समझना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? ये तो बात है ही नहीं ना, क्योंकि जब तक आप संस्कृति नहीं सीखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? इस बात को आप कैसे आगे तक ले जाना चाहते हैं? मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ लोगों से कि जैसे हम सांस लेते हैं जीने के लिए, वैसे संस्कृति हमारी सबके जीवन की ज़रूरत है। वो जीवन की एक पद्धति है। आप अपना जीवन 75 साल, 80 साल, 100 साल कैसे जिएंगे, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, उसमें क्या सही और क्या गलत है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय आप परंपरा के आधार पर करते हैं कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, भविष्य कैसा होगा, और आप उसके आधार पर मूल्यांकन करते हैं और उसी में से चुनते जाते हैं। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि संस्कृति कोई ठहरा हुआ पानी है जो स्थिर हो गया है, ये भी निरंतर बदलती रहेगी। ये आपके लिए एक मार्गदर्शक पथ है जिसमें से आपको अपने के लिए चुनना है, और वो हर कदम पे उसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपका एक बहुत विशेष रुझान हमारे साहित्य पर रहा है, चाहे वो रामायण महाभारत हो, चाणक्य हो, या मृत्युंजय हो, बाद के वर्षों में आपने पिंजर या काशी का 80, इन सब चीज़ों में भी आपकी कहीं ना कहीं साहित्य को लेकर एक बहुत विशेष अनुराग, विशेष आस्था रही है। इसको आप कैसे देखते हैं कि साहित्य और संस्कृति कैसे समाज को बना सक रहा है या बनाता है? मैं थोड़ा वापस पीछे ले जाता हूँ, फिर मुझे याद दिला दीजिएगा। जब आप बात कर रहे थे तो मुझे वन पर्व का एक श्लोक याद आ गया, जिसका अर्थ महाजनों ये नगतसपन था कि क्या श्रुतियाँ भिन्न भिन्न कहती हैं। श्रुतियाँ यानी हमारे वेद, जो भी सुना गया है, श्रुतियाँ भिन्न भिन्न कहती हैं, स्मृतियाँ भिन्न भिन्न कहती हैं। किसी भी ऋषि का मत अंतिम मत नहीं है। इससे बड़ा महाभारत का स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी विचार अंतिम विचार नहीं है। तो फिर तय कैसे करें? तो फिर उसी पथ पर चलो जिस पर महाजन, बड़े लोग गए। बड़े लोग कौन? हाँ। जिन्होंने मूल्यों को जीवन में उतारा है। बड़े से तात्पर्य जिसकी प्रसिद्धि बड़ी है, तो वही जिसको कहते हैं जिसने संस्कृति को जिया है। कई बार मैं कहता हूँ ये जीने की वस्तु है, ये दिखाने की वस्तु नहीं है। अब मैं आता हूँ आपके प्रश्न पर। साहित्य, समाज एक बना हुआ है, साहित्य की ज़रूरत ही इसलिए पड़ती है कि साहित्य जो समाज वर्तमान का उससे खुश नहीं है, और वो आपके सामने उसके द्वंद्व, उसके संघर्ष रख रहा है, और वो कल्पना कर रहा है कि काश समाज ऐसा होता तो जीवन बेहतर होता। साहित्य में मांग है, बदलाव की मांग है, परिवर्तन की मांग है। वो यही कह रहा है नहीं, ये समाज ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है ऐसा कोई काल नहीं है, चाहे वैदिक काल से देख लीजिए, उस समय का कवि भी अपनी बात कह रहा है और वो भी बदलाव की मांग कर रहा है, और आज का भी जो कवि है या सोशल मीडिया पर जो लोग लिख रहे हैं वो सब बदलाव की मांग रहे हैं। जिस स्थिति में हम हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमको लगता है इसमें और अब बदलाव की, विकास की गुंजाइश है।
लेकिन एक बड़ी मज़ेदार बात हुई कि जब से टेलीविज़न और इन सारे माध्यमों का विकास हुआ, लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया है कि लिटरेचर इर्रेलेवेंट है, हमारे लिए अप्रासंगिक है। और सिनेमा और साहित्य को अगर देखते हैं तो आप वापस पीछे जाकर देखिए तो हमारा जो शुरू का सिनेमा रहा है वो कहीं ना कहीं साहित्य से ही जुड़ा है। आख्यान भी, पौराणिक आख्यान भी साहित्य से ही हैं। शुरू के 50 और 60 के फिल्मकारों ने बिमल रॉय से लेकर प्रेमचंद की कहानियों पर भी फिल्में बनी, सादत हसन मंटो की कहानियों पर भी बनी, कृष्णचंद्र की भी कहानी पर बनी। पर यहाँ आते आते यदि आपकी फिल्म साहित्य पर है तो लोग ऐसा कहते हैं इसका पिटना तो तय है। हाँ, ये एक अजीब सा मतलब, और जो प्रसिद्ध साहित्य कृतियाँ हैं, मतलब ऐसी साहित्य कृतियाँ जो माइलस्टोन हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि उस पर फिल्म बनती है तो वो, उसका कारण जो मुझे समझ में आया कि सिनेमा ने अपने समाज को बदलने की भूमिका को अस्वीकार कर दिया है। वो अब स्वीकार नहीं करते। शुरू में एक ऐसा दौर था जब लोग मानते थे कि सिनेमा समाज में परिवर्तन ला सकता है। और अगर आप देखें तो कुछ सरकारी प्रकल्प भी थे, NFDC, उसने भी उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था कि इस तरह का एक अच्छा सिनेमा बनाने की परंपरा थी। पूरा पैरेलल सिनेमा, जिसको हम समांतर सिनेमा कहते हैं, उसका जन्म इसी विचार से हुआ कि सिनेमा कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। मेरा मानना है कि है, लेकिन फिल्मकारों ने इस बात से इनकार कर दिया है कि समाज कैसा होना चाहिए या समाज को क्या चाहिए, इस पर हम बात नहीं करेंगे। सो इट इज़ जो अभी एक हमारे यहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ख़ास तौर पर कि व्हाट इज़ सिनेमा, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। लेकिन ये एंटरटेनमेंट भी किस कीमत पर हो रहा है। हमारी जो शाश्वत मूल्य हैं, शाश्वत मूल्य तो छोड़ दीजिए, ये भी बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन एक जो सामान्य सामाजिक अवधारणा है उसको भी छोड़ते हुए हम एक ऐसी चीज़ों की तरफ आपको ले जा रहे हैं, ये भी एक बात। बहुत बड़ी चुनौतियाँ अभी आपके सामने अभी आने वाली हैं, इसलिए कि पहले हम वसुधैव कुटुंबकम कहते थे, अब ग्लोबल विलेज की कल्पना, अब तो ग्लोबल विलेज हो गए हैं। है ना, हम ग्लोबल विलेज। हमारे बेडरूम में, हमारे सोने के कमरे में, हमारे हॉल में आज टेलीविज़न लगभग 8 से 10 घंटे कम से कम चल रहा है और हर प्रकार का विचार आप पर आ रहा है। मैं उसको अभी भी आक्रमण नहीं कहूँगा, चुनाव आपके पास है। और जिस तरह की मार्केटिंग, जिसको हम कहते हैं कि व्यवसाय, वो हर समय आप पर बम्बार्ड किए जा रहा है। अब ये वाकई शोध का विषय है। हम सब ये मानते हैं कि एडवर्टाइजिंग अगर हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर रही होती तो ये चल क्यों रही है। हाँ, निश्चित तौर पर इसका मतलब है निश्चित तौर पर वो हमें इन्फ्लुएंस कर रही है, या हमारी चॉइसेस में जो हमारी आंखों के सामने है, सबसे पहले हम वही टूथपेस्ट लेते हैं जिसकी हमने सबसे ज़्यादा एड्स देखी होती है। तो जब ये सच पड़ है 30 सेकंड की या 60 सेकंड की एक ऐड, तो एक फिल्म जो आज की तारीख में सैकड़ों बार देखी जा रही है टेलीविज़न के कारण भी, क्या इस पर इसका कोई समाज पे प्रभाव पड़ता है? और समय समय पे इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होना भी चाहिए। साइकियाट्रिस्ट जिसे हम कहते हैं उन्हें इसको देखना चाहिए, और समाज के अलग जो शिक्षा के संस्थान हैं, परंतु सच्चाई है कि इस पर कोई गंभीर अध्ययन नहीं हुआ। जबकि CBFC हमारा, जिसको फिल्म प्रमाणन हम बोर्ड कहते हैं, उसके भी ये प्रावधान में है कि फिल्मों का जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका समय समय पर अध्ययन होते रहना चाहिए और उसके अनुसार अपनी नीतियाँ बननी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से उस पर कोई गंभीर अध्ययन अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन ऐसे ही मेरा ऑब्जर्वेशन आया, और वो भी इसलिए कि इस तरह की जब बात देखता हूँ मैं, साहित्यिक कृतियों की चित्रीकरण की बात देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिनेमा ने हमारी अपनी क्रिएटिविटी, एक दर्शक की क्रिएटिविटी या कल्पकता, उसको भी कुंद कर दिया, नष्ट कर दिया। और ये बड़े पैमाने पर धीरे धीरे होता चला जा रहा है। तो जो देखिए, जब छोटे बच्चे को आप कहानी सुनाते हैं तो छोटा बच्चा उस कहानी से अपने बिंब रचता है, और उसकी दृष्टि से उसके बिंब उसकी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होते हैं। आपने भी कहा कि चित्रकला, तो वो अपने मन में वो चित्र उकेरता है, लेकिन अगर मैं उसको वो चित्र दिखा दूं और उसको बता दूं कि ये यही ऐसा बिंब है, तो उसकी कल्पकता कहीं कुंद हो जाती है। आप उस स्थिति को कैसे समझते हैं? मैं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने हमारे पौराणिक धारावाहिक हैं या जिन्हें हम ऐतिहासिक कहते हैं, उसमें जब भी हम प्राचीन भारत की कल्पना करते हैं तो हम लोग उत्तरीय देखते हैं और अंतरीय देखते हैं। नीचे धोती पहनी है, ऊपर उत्तरीय है। इस पर बड़ा विवाद रहा कि स्टिच्ड कॉस्ट्यूम, सिले हुए वस्त्र हैं कि नहीं है। शास्त्र कहते हैं सिले हुए वस्त्र हैं,
पर चूंकि उनका डिपिक्शन शिल्पों में नहीं है, हमने उनको ग्रहण नहीं किया। डॉक्टर मोती चंद्र ने 2 शब्द दिए हैं, अथक और द्रपी, जो सिले हुए कॉस्ट्यूम है, और आज तक हमारे पास ऐसा कोई विजुअल रेफरेंस नहीं है कि वो क्या था। अच्छा। अब देखिए, जहाँ आप कहते हैं ना कि जो कल्पना बंद हो जाती है, यदि आज मैं वैदिक काल में द्रपी और अतक का उन्होंने एक अनुवाद किया, ये अचकन जैसा कुछ होगा, और द्रपी चोगे जैसा कुछ होगा, लेकिन हमारे पास भारतीय शिल्प में उसका कोई डिपिक्शन नहीं है। जो साहित्य कह रहा है वो पत्थरों में कहीं इंगित नहीं हो रहा है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो किताबों ने कहा है उसको मैं ले आना चाहता हूँ, लेकिन एक सबसे बड़ा खतरा है कि चूंकि ये हमारे संज्ञान में नहीं है, चूंकि दर्शकों को नहीं पता है कि ये हमारे वैदिक साहित्य में लिखा हुआ है, जब वो देखेंगे तो उनको लगेगा कि जो निर्देशक है वो बेईमानी कर, ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ है। तो जो उनके स्फेयर में नहीं है, ज्ञान के स्फेयर में नहीं है, उसको वो डिस्कार्ड भी करता चला जा रहा है। तो मैं उसको इस डर से नहीं, आप नए प्रयोग को मौका भी नहीं दे। विशेषकर भारतीय संस्कृति की जो विशेषता थी कि इसके अंदर एक वैचारिक स्वतंत्रता की आपके पास एक बहुत जगह रहती थी, स्वच्छंद, आप स्वच्छंद दृष्टि से सोच सकते थे, जाकी रही भावना जैसी जो सीधे सीधे ही कहा जाता है। और वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि उसको भी कहीं बंद करने का प्रयास ये सारे माध्यम तो नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे आपने कॉस्ट्यूम का उदाहरण दिया, पुराने ज़माने में मुझे ध्यान है कि जो 12 बंदी जिसे कहते थे कि 12 बंद है, उससे व्यक्ति की जो उसकी शैक्षणिक पात्रता थी, हर एक व्यक्ति 12 बंदी नहीं पहन सकता था। जो शास्त्र में सबसे ऊपर होता था वो 12 बंदी का अधिकारी था, फिर 8 बंदी, 6 बंदी, 2 बंदी तक नीचे तक शायद आता था। ये तो शास्त्र कहता है, लेकिन अगर इस शास्त्र को, सारी चीज़ों को अगर आज हम लोगों को बताने लग जाएं तो उनको शायद इन सारी बातों पर विश्वास ही ना हो। मैं इन दिनों जो अध्ययन कर रहा हूँ शिखाओं पे कर रहा हूँ जी। शिखा कैसी होगी, हम लोग अक्सर पीछे देखते हैं, आप दक्षिण में चले जाएं तो आप आगे भी देखेंगे। अगर आज मैं आगे दिखाऊं तो लोग कहेंगे कि ये कब था। उसके अलावा जो गुरुकुल हैं, हर गुरुकुल के हर आचार्य की एक विशिष्ट शिखा की परंपरा रही है। सो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले जो भी कुछ बनाऊंगा उसमें ये दिखे, और मैं कहीं ना कहीं एक ऐसा माध्यम चाहता हूं कि जिसके द्वारा हम, आज सोशल मीडिया है, कि हम दर्शकों को बता सकें कि भाई ये मेरी कल्पना नहीं है, ये आपका इतिहास का हिस्सा है। जैसे उस समय भी मैंने दूरदर्शन के सामने ये प्रस्ताव रखा था चाणक्य के समय, कि जब मैं इसका वास्तु, इसके शिल्प की बात कर रहा हूँ तो मुझे आप ये बताने दें कि किस पुस्तक से मैंने ये लिया है। तो उससे कई लोगों को, जैसे पाटलिपुत्र की कल्पना कहाँ से आती है, पाटलिपुत्र की कल्पना रिपोर्ट ऑन एक्सकवेशन ऑफ पाटलिपुत्र, डॉक्टर एल ए वाडेल, पहली उनकी जो एक्सकवेशन रिपोर्ट है, उसके बाद रिपोर्ट ऑन एक्सकवेशन ऑफ कुम्भरहार। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्व शास्त्रियों ने इतना काम किया है। जब दर्शक को ये पता चलेगा कि इस पर पुस्तक है तो कोई इसको देखने की भी कोशिश करेगा। और आज तो IGNC और ऐसे संस्थाओं के प्रयत्नों से डिजिटाइज होने लगा है, तो आज तो आप तो शब्द को जाकर ढूंढ सकते हैं। परंतु लोगों को ये भी नहीं हम लोगों ने अभी तक बताया है कि भाई आपके पास इंटरनेट आर्काइव में ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें आप शब्द डालें तो आपको उसके सारे संदर्भ कहाँ कहाँ हैं वो बता देंगे। तो मैं घूम फिर कर एक ही बात पर आता हूँ कि हमारी जितनी संस्थाएं हैं जिनसे हम सोचते थे कि लोक उद्बोधन, और उसमें शिक्षा तो एक माध्यम है, नाट्य भी दूसरा माध्यम है, कला भी लोक उद्बोधन का ही माध्यम थी। क्योंकि कलाएं आई, अगर हम नाट्यशास्त्र का इतिहास देख लें तो वो आई ही इसलिए थी कि उस समय इंद्र को ऐसा लग रहा था कि मैं ज्ञान को दर्शक तक नहीं ले जा पा रहा हूँ, इसलिए मुझे एक ऐसे वेद की आवश्यकता है जिसमें ज्ञान भी हो और मनोरंजन भी हो। और ब्रह्मा, आप जानते हैं पूरा इतिहास के किस तरह से एक नया नाटक जिसको हम पंचम वेद इसीलिए कहा जाता है, और पहले ही नाट्य प्रस्तुति में झगड़े हुए, उसकी ऐतिहासिकता को लेकर विवाद हुए। जो कुछ हम आज देखते हैं वो सब कुछ विश्व के पहले नाटक के साथ हुआ है। और वही चीज़ें शायद हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित करती है कि ये जो भारतीय संस्कृति की जो चिरंतनता है, और चिरंतनता के साथ भी ये जो है
नित्य नूतन चिर पुरातन, जी चिर पुरातन, बिल्कुल नई भी है और पुरानी भी है। उन सारी बातों को कैसे जोड़ना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे बेहतर कौन बताएगा कि आप संस्कृति को कैसे देखते हैं, स्वच्छंद, उन्मुक्त या नियमबद्ध, क्रमबद्ध? जो भी नियमबद्ध होगा तो वो तो विकास के सिद्धांत के ही विरुद्ध है। जैसे ही आपने प्रतिबंध लगा दिए, मेरा ये भी मानना है कि अगर विवाद और संवाद होते हैं उसी से कोई नई चीज़ निकलेगी। और भारत के इतिहास तो इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। आप पौराणिक आख्यान से लेकर, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यदि ये कहानी सच है कि चाणक्य ने धनानंद को कहा कि जब तक मैं तुम्हारे वंश का नाश नहीं कर देता हूँ अपनी शिखा नहीं बांधूंगा, मान लेते हैं एक बार, यदि ऐसा कहा गया है तो क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि कितना सहिष्णु समाज है? सहिष्णु, निश्चित तौर कि आपको चुनौती दी गई है, और जाहिर सी बात है आप एक साधारण से शिक्षक हैं, आप कैसे करेंगे? परंतु ये कहानी कई बार मुझे लगता है कि इसलिए तो नहीं कही गई हमें कि भाई इतना सहिष्णु हो कि कोई तुम्हें, या मैं दूसरा कहता हूँ कि विष्णु को जाके भृगुलात मार देते हैं, बजाय कि विष्णु उन पर नाराज हो, वो उनको कहते हैं आपको चोट तो नहीं लगी क्योंकि मेरा सीना तो वज्र का है। इन कहानियों के पीछे आशा क्या है? ये आपको ऐसी हजारों कहानियाँ मिल जाएंगी कि जहाँ भी मत के अंतर होते हैं, और मत के अंतर नहीं हुए तो मैं समझता हूँ कि वो सभ्यता, वो संस्कृति जो है वो विकासशील नहीं है। नहीं, हम भूल ही गए, वादे वादे जायते तत्वबोध है, ये बात ही हम भूल गए। और हम लोग किसी ऋषि का मत अंतिम नहीं है, कह दिया ये भी महाभारत कह दी, ने, महाभारत ने ने कह दिया, तब भी हम किसी नहीं ऋषि का मत अंतिम नहीं है। और हमने वाद को विवाद और अब वितंडावाद, इन सब चीज़ों में तब्दील कर दिया। और अब तो स्थिति ये है कि समाज में संवाद की स्थितियाँ ही नहीं बन रही, और यही शायद भारतीय समाज के लिए बड़ा कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि बार बार जब ये बात होती है कि हमारी संस्कृति की कोई नीति क्यों नहीं है, शिक्षा की नीति अभी बन गई, लेकिन संस्कृति की भी नीति बननी चाहिए। लेकिन वो नीति दरअसल बनेगी तो फिर वो नीति एक नियमबद्ध होगी, कोई क्रमबद्ध होगी, फिर क्या उसमें संस्कृति की स्वच्छंदता, संस्कृति की स्वतंत्रता, ये सब रह पाएगा क्या? इसके बारे में विचार मुझे लगता है कि आपके पास माइलस्टोन्स होने चाहिए कि हमें किस दिशा में जाना है। नियमावली की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको मैं कहता हूँ ना कि मार्गदर्शक कोई ऐसा होना चाहिए कि फ्रेमवर्क हमारा लार्जर ये है, और अब ये स्टील फ्रेम नहीं है, ये फ्रेम समय के साथ बदल सकता है। क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि हर कलाकार, जैसे एक नया कलाकार जन्म लेता है, वो अपने साथ एक नया संसार लेकर आता है जो आपके संसार को चुनौती देने वाला है। जैसे कि खजुराहो में जिस कलाकार ने, जिस शिल्पकार ने जब पहली बार मिथुन शिल्प बनाए होंगे, उसने आपकी सारी अवधारणा को एक बड़ी चुनौती दी कि मैं इन मिथुन शिल्पों को मंदिर की दीवारों पर ले आ रहा हूँ। सोचिए उस समाज में कितना हंगामा हुआ होगा। लेकिन वो कौन सा समाज है जिसके पास इसका आधार था कि नहीं, ये संस्कृति सम्मत है, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय साहित्य इसका समर्थन करता है, भारतीय जीवन इसका समर्थन करती है। तो वापस वही महाजनों जिस पर सब बड़े लोग चले हैं उसी पर चलना चाहिए। और गीता में भी कहा है कि यदा चराति यत देवेतरो जन स यत प्रमाणम कुरुते लोकास्तत् अनुवर्तते। आप उसी तरफ जाइए, जैसे बड़े बड़े लोग गए हैं, आप उसका अनुवर्तन करिए। लेकिन बार बार ये जब बात आती है तो मन में ये भी दुविधा आती है कि संस्कृति को क्या सचमुच राजाश्रय की ज़रूरत है? ये प्रश्न मैं आपसे विशेष रूप से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने अपने जीवन का कुछ समय इन सारी चीज़ों के बीच भी कहीं बिताया है, नीति निर्माण और राजाश्रय तो नहीं कहूँगा, सरकार के साथ। हाँ, कई बार ऐसा मुझे लगता था जी, शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि राजाश्रय होने से क्या होगा, क्या काम को गति मिलेगी। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि राजाश्रय संरक्षण मिल जाए स्टेट से, सत्ता से, तो शायद उसका संघर्ष की जो ऊर्जा है वो उसके रचनात्मकता की ओर मोड़ी जा सकती है। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये शाश्वत सत्य नहीं है, क्योंकि कोई भी वाल्मीकि, कोई भी तुलसी, कोई भी सूर, कोई भी कबीर, कोई भी भास
किसी ने भी राजाश्रय के कारण नहीं लिखा है। कोई भी कविता, कोई भी निबंध, कोई भी कहानी राजाश्रय से नहीं आती है। जब आप संवेदना, दूसरे के दुख को महसूस करते हैं, मैं कई बार कहता हूँ कि हमारे सारे महाकाव्य आंसू से लिखे गए, स्याही से नहीं लिखे गए। रामायण जैसा महाकाव्य हो या महाभारत जैसा महाकाव्य, उसमें है क्या? समाज का एक संघर्ष है। और देखिए बाद में किस तरह से लोग मूल्य गढ़ते हैं। एक राम, यही संस्कृति है कि जो पिता के आदेश को मानने के लिए 14 वर्ष का वनवास ले लेता है। एक दूसरा भाई जिसको वनवास नहीं दिया गया है, वो उसके पीछे जाने को तैयार है। जिसको राज्य दिया जा रहा है वो राज्य ले नहीं रहा है, वो राज्य दे नहीं रहा है। जिस सीता को वनवास का आदेश नहीं है वो वो भी स्वेच्छा से जाती है। वशिष्ठ कहते हैं कि नहीं, राम की प्रतिनिधि बनकर सीता अयोध्या में राज करे, वो मना कर देती है। और हम लोगों ने नहीं बताया कि वशिष्ठ ने इसका बड़ा विरोध किया है कि सीता को वनवास क्यों। हमने इसकी बात ही नहीं की कि देखिए वशिष्ठ ने क्या कह दिया। स्त्री सशक्तिकरण की जिसकी हम आज बात करते हैं, वशिष्ठ ने ये कहा है कि सीता राम की आत्मा है, अर्धांगिनी है, वो राम की प्रतिनिधि बनकर अयोध्या पर राज्य करेगी। सीता ने उससे मना किया है। और जब सीता जी जा रही हैं, चूंकि उनको वनवास नहीं दिया था, इसलिए दशरथ ने 14 वर्ष के लिए पर्याप्त आभूषण और वस्त्र सीता जी को दिए। ये जो सारे हमारे आदर्श हैं, ये दरअसल अगर लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंचते तो लोगों को लगता है कि संस्कृति को राजाश्रय की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें लोगों के सामने इस तरह से आती हैं कि अगर राज्य हमें कहीं मदद नहीं करेगा या राज्य हमें नहीं संभालेगा तो शायद बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जबकि आप जानते ही इसी भूमि पर कुम्मन दास ने कहा कि संतन को कहाँ सीकरी से काम, आवत जावत पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। मतलब जिनके मुख देखे दुख उपजत, उनको करीबो प्रणाम। मतलब जिनका मुख देखकर हमें कष्ट होता है, उनको प्रणाम करना पड़ता है। ये जो हमारी संस्कृति का दर्शन था, हमारे रचनाकारों की जो हिम्मत थी, उसको कहीं पीछे छोड़कर अब हम राजाश्रय की बात करते हैं। और मुझे याद नहीं पर किसी ने तो भी ये भी कहा कि संस्कृति एक अफीम है। जो संस्कृति जिसे हम संजीवनी शक्ति मानते हैं कि जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और कई काम करने की, राजाश्रय में वो संस्कृति अफीम का काम करती है कि इसे अफीम पिला दी जाए तो ये एक नशे में अपनी धुन में रहें और दूसरी सारी चीज़ों से इनका कहीं ना कहीं ध्यान भटक जाए। मैं आपसे सिर्फ जानना चाहता हूं कि संस्कृति को आप कितनी बड़ी संजीवनी शक्ति मानते हैं राष्ट्र के लिए? मेरा ये मानना है कि जब भी रचना हुई है वो मूल्यों के बदलाव की मांग की है। उदाहरण के तौर पर जब एक विष्णुगुप्त, जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं, किस लिए लड़ा, जिसको हम कहते हैं आपका डोमेन नहीं था, पर आप भिड़ गए उस समय के सबसे बड़े शासक से। क्यों? क्योंकि आपको ये लगा कि ये समाज एक नहीं है, जबकि इसकी सांस्कृतिक धारा तो एक ही है। और तब एक व्यक्ति संकल्प लेता है, तो क्या ये संस्कृति का बल नहीं था? ये संस्कृति का बल है, उसकी शिक्षा का बल है कि अगर कोई नहीं कर रहा है तो मैं किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करूंगा, मैं करूंगा। राम ने क्या किया? राम ने उसी संस्कृति को पुष्ट किया है कि पिता की आज्ञा के अनुसार मैं चलूंगा, ये मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। लक्ष्मण ने क्या किया? उसी संस्कृति को और मजबूत किया जी। कि बड़े भाई के पीछे चलना ये मेरा पिता तुल्य है मेरे। भरत ने क्या किया? जिस पर मेरा अधिकार नहीं है वो मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? और वही नहीं, वो तो जाके ऐसा उदाहरण रखते हैं कि मेरे भाई इस समय ज़मीन पर सोए होंगे तो मैं उनसे ऊपर कैसे सो सकता हूँ? वो गड्ढा खोद के नीचे सोते हैं। किसी ने उनको नहीं कहा था कि अब नंदीग्राम में रहो, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मेरा भाई वन में है तो मैं भी। तो ये क्या है? ये मूल्यों की सर्जना है। एक लेखक मूल्यों की सर्जना कर रहा है ताकि आपके पास, समाज के पास वो शक्ति हो। तो जब हम राम की कथा सुनते हैं तो हमको एक शक्ति मिलती है। जब हम महाभारत की कथा सुनते हैं तो हमें एक शक्ति मिलती है, एक दृष्टि मिलती है
कि युद्ध होने के बाद आखिर दोनों पक्षों को क्या मिला। मैं कई बार सवाल करता हूँ कि जिन कारणों से हम युद्ध करते हैं, युद्ध करने के बाद पता चलता है कि उन कारणों पर तो हम आए ही नहीं, हम दूसरे कारणों से लड़ गए। तो आपका जो प्रश्न है कि क्या संस्कृति संजीवनी है, मैं समझता हूँ कि जिसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है समाज को, जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि ये हमारी कमजोरी नहीं, ये हमारी अफीम नहीं, ये हमारी ताकत है, आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि मैं अभी आपको उदाहरण देता हूँ, कोविड का ही कल देख लीजिए। जी जी। जिस समय में आपने देखा होगा कि समाज का जो बिहेवियर था कि पायलट को हम बिल्डिंग में नहीं आने देंगे क्योंकि वो बहुत सारे यात्रियों को लेकर घूम रहा है, इसको कोविड हो सकता है, डॉक्टर को हम नहीं आने देंगे, नर्स को नहीं आने देंगे। जिस समय आपको उनके साथ खड़े रहना चाहिए, जो आपके फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, उनको आप दूर कर रहे हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो ये जानते हुए कि मुझे बड़ी चुनौती है, मैं मर सकता हूँ, मेरे परिवार को संक्रमण हो सकता है, वो काम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? ये उनकी संस्कृति है, यही उनकी शिक्षा है। इट इज़ द कॉल ऑफ द ड्यूटी। और हम लोग क्या कर रहे थे? जो हम लोग हमारे कर्तव्य पूरा कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। हम लोग उनके लिए दरवाजे बंद कर रहे थे। ये मुझे लगता है कि ये जो आने वाला समय है, आपने चूँकि कोविड काल कहा और मेरी अगली बात वहीं से शुरू होती थी कि अब इसने एक तरह से युद्ध की अवधारणा बदल दी है। हाँ, अब आपको युद्ध के लिए हथियारों की ज़रूरत नहीं है। उसके पहले भी मैं मानता था कि युद्ध के लिए विचार से भी आप युद्ध कर सकते हैं। अगर आप जैसे फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करते जाइए, पूरी की पूरी पीढ़ी गुमराह होती रहेगी। अब ये नया शस्त्र भी आ गया है। नया शस्त्र आ गया, लेकिन इसने क्या किया, इसने युद्ध का ग्लैमर खत्म कर दिया। लेकिन अब जो बड़ी चिंता का विषय है कि अगली युद्ध या अगली लड़ाइयाँ अब बौद्धिक होंगी, और जब अगली लड़ाइयाँ बौद्धिक होंगी तो उसमें संस्कृति एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत के लोगों को कम से कम संस्कृति को लेके अपनी दृष्टि को कैसे रखना चाहिए। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। हम लोग कई बार कहते हैं कि हमारी पीढ़ी से हम निराश हैं, जबकि मैं बहुत उत्साही हूँ। कारण क्या है उसका? कि जिनको हम संस्कृति कहते हैं, जिनको हम मूल्य कहते हैं, वो उसको उनके लिए ये शब्द मायने नहीं रखते, पर उनका कंडक्ट जो है, उनका जो आचरण है, वो बहुत ट्रुथफुल है। जैसे आमतौर पर हम नकल मारना हम लोग के लिए एक सामान्य बात थी, हम लोग जब पढ़ रहे थे। पर आज मैं ऐसे विद्यार्थियों को देखता हूँ जो नकल करना इसको गलत समझते हैं कि नहीं। मैं दूसरा आपको, जिस पश्चिम पर हम अक्सर आरोप करते हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी या सेंस ऑफ राइटियसनेस जो वहाँ पर है, क्या वो उनकी संस्कृति नहीं है? वो उनकी संस्कृति ही है, शायद वो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कल्चर, संस्कृति ये हर समाज में है। कुछ समाज आगे होते हैं, हम लोगों ने त्याग और उत्सर्ग को बहुत महत्व दिया। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, इतने बड़े त्याग की ज़रूरत नहीं है। पर क्या वो हमारे निष्कर्ष पर आएंगे? हाँ, कभी वो भी हमारे निष्कर्ष पर आएंगे कि नहीं, समाज तो त्याग के आधार पर ही बनने वाला है। और मुझे ये लगता है कि हमारे बीच में वो उदाहरण नहीं है। कैसे मैं आपको कहता हूँ, गांधी जैसा एक व्यक्ति एक समय था कि लोगों के बीच में चल रहा था। पटेल जैसा, विनोबा जी जैसे ये व्यक्ति लोगों के बीच में चल रहे थे। आज हमारा ऐसे व्यक्तियों से सीधा संपर्क नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में वो नहीं, हम उनको देख नहीं रहे हैं। और जो दूसरे समाज के, जिनको मैं प्रसिद्ध लोग कहता हूँ, सफल लोग कहता हूँ, माइंड स्पेस में वो ज़्यादा है, क्योंकि मीडिया भी उसको ही ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है। जी। मुझे इस बात से कोई तकलीफ़ नहीं है कि क्यों कोई फिल्म का सितारा इतना बड़ा है या उसके इतने फॉलोवर या इतने अनुकरणीय क्यों है वो, इस पर मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इस देश का एक शिक्षक जिसने पूरा जीवन शिक्षा को दिया, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से पढ़ाया, उसकी हम बात क्यों नहीं करते? तो हमारे इस पूरे स्पेस में, डिस्कोर्स में वो लोग, जो मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जिन तस्वीरों को हम देखते हैं तो हम बड़े बड़े सितारों को देखते हैं, और मैं प्रश्न करता हूँ कि क्या उस समाज का कोई कवि गया था क्या?
अगर उस समाज का कोई कवि वहाँ नहीं गया है तो वो बड़ा व्यक्ति मेरे लिए नहीं है, वो सफल है। पर हम लोगों ने जो गलती सबसे बड़ी की, जो मैं बार बार कहता हूँ लोगों से, कि इस समाज की संस्कृति के रखवाले या हमारी चेतना पर जो पहरा दे रहे हैं वो कायदे से रचनाकार हैं। रचनाकार से मेरा मतलब है वो कलाकार है, वो लोक कलाकार है, वो लेखक है, वो नर्तक है। ये वो लोग हैं जो हमारे पहरेदार हैं, लेकिन हम उनकी ओर देख नहीं रहे। ये पहरा देकर बैठे हैं। इनको सशक्त करिए, इनको ताकतवर बनाइए, तो और 1000 साल तक वो भारत के गीत गाएंगे। संरक्षण की बात कही, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि किसको संरक्षण की ज़रूरत है। इस भारत शायद मॉन्यूमेंट में सबसे बड़ा देश होगा विश्व में, लेकिन हमारे मॉन्यूमेंट की दुर्दशा देखिए। उसको राजकीय संरक्षण की ज़रूरत है, उसको कॉरपोरेट के संरक्षण की ज़रूरत है। हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आपको आश्चर्य लगेगा कि 1988 में मैं नालंदा गया था, और नालंदा के, जिसे हम भग्नावशेष कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कहते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा 11 मई की तिथि थी, भीषण गर्मी थी, और मैं एकमात्र आदमी वहाँ पर था, अकेला। यानी एक पहरेदार जो उसकी सुरक्षा के लिए वो भी नहीं था। और ये बात मैंने कई बार अपने लोगों से कही कि मैंने वो विक्रमशिला में एक बार एक बहुत बड़े देश के चिंतक के साथ गया था, और मैंने उनका कहा कि देखिए कहाँ भी कोई है सुरक्षा का, तो इसको सुरक्षा की ज़रूरत है। और मैं इस पर यही कहूँगा कि भाई मैं तो राजाश्रय नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं तो रामाश्रय ढूंढ रहा हूँ। क्या बात। कि मुझे ऐसे लोग जिन्होंने लोगों के सामने उदाहरण रखे हैं, जब वो पीठ पर हाथ रख के कहते हैं कि लड़ो, तो मुझे बल मिलता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। जब लोग पीठ पर आपके हाथ रख के कहते हैं लड़ो, तो आपको बल मिलता है। आप लड़ते रहें और हम सब आपके साथ रहें, हम सब आपके पीछे हैं। और आपने निश्चित तौर पर कहा कि वो सब लोग भी लड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं रचना कर्म कर रहे हैं। हमारे लोक कलाकार हैं, हमारे चित्रकार हैं, हमारे कवि हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, नाटककार हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारे लिए लड़ रहे हैं, इस समाज को जीवंत करने के लिए लड़ रहे हैं। आज निश्चित तौर पर आपके साथ बात करके डॉक्टर साहब ऐसा लगा कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व भी है जो कहीं ना कहीं संस्कृति की इस मशाल को हम सबको नेतृत्व देने के लिए हमारे साथ है। मैं तो मानता हूँ कि इस देश में करोड़ों लोग हैं, और थोड़ा सा खुरचेंगे आप उनको, तो उसके भीतर से भारत ही आने वाला है। बहुत बढ़िया। तो इस भारत को हम सब मिलकर बनाएं, देखें, एक सांस्कृतिक भारत। और डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी आज हमारे साथ हैं, इतनी अच्छी उनके साथ बातचीत हुई, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर साहब। धन्यवाद बहुत बहुत जोशी आभार। जी।